सो गाइस हम लोग आ गए अब एक नई यूनिट को कवर करने के लिए जो कि है नव फ्रायडवादी। सो मानी बात है, आप लोग अभी तक पीछे की अगर यूनिट देखे होंगे तो BPCC 106 की ये 7वीं यूनिट है और 6 कवर कर चुका है। हम लोग इस बार हम लोग बुक को पार्ट वाइज ना पढ़ के यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो हम लोग इसमें बस मेन जो फ्रायडवादी में सिंपल सी बात है, सिगमंड फ्रायड जो मनोवैज्ञानिक थे, हम लोग को उन्हीं के पूरे जो वैज्ञानिक ने उनकी विचारधारा फॉलो की और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया, उनके ऊपर मेरे को बात करनी है। तो सिगमंड फ्रायड ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर योगदान दिया था और इस प्रकार अपने कई अनुयायियों को आकर्षित किया, वही हम बताया ना। हालांकि कामुकता, जो कि आपको पता है बहुत अच्छे से, पर आधारित बड़े बल देने के लिए उनकी बहुत आलोचना हुई। वर्षों से कई अन्य सिद्धांतवादी जो फ्रायड के सिद्धांत के प्रति आकर्षित थे, वह व्यक्तित्व और मनोविज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए अपने विचारों को अनुकूलित किया और प्रस्तुत किया। इस सिद्धांतवादियों को नव फ्रायडवादी के रूप में संदर्भित किया गया। समझे कौन है जो उनके विचारों को और आगे बढ़ाया और उसमें नए विचार अपने जोड़े, और उनके जो विचारों में जो थोड़ी सी आलोचनाएं थी उनको हटा करके एकदम प्योरिटी दी। नव फ्रायड के रूप में संदर्भित किया, जिन्होंने बचपन के अनुभव को महत्व पर फ्रायड की सभी सहमतियां व्यक्त की, लेकिन कामुकता पर जोर कम कर दिया। कामुकता जो सब में तुम लोग पता है, उसका ध्यान समग्र फ्रायड की तुलना में था, क्योंकि उन्होंने किसी व्यक्ति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों को ध्यान में रखा। इस इकाई में हम इसमें से कुछ नव फ्रायडवादियों पर चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगी, और उसमें से हम लोग और लोगों को छाड़ देंगे जो बकवास करेंगे। तो कार्ल गुस्ताव युंग, ये इम्पोर्टेंट है, ये असाइनमेंट में आए हैं हम लोग के इस बार के। कार्ल युंग ज्यूरिक ज्यूरिक में मनोचिकित्सक के रूप में काम कर रहे थे। जब वह सपनों की व्याख्या को समझना व अवधारणा से बहुत प्रभावित थे, उन्होंने फ्रायड के साथ अपने कार्य को लेखन को साझा करना शुरू कर दिया, जिनमें दोनों के मध्य एक नियमित पत्राचार का चिन्हित किया। 7 अप्रैल 1907 में फ्रायड ने यूंग को लिखा कि आपने मुझे भविष्य के लिए आत्मविश्वास और के साथ प्रेरित किया है, इसीलिए हम बोलते हैं कमेंट किया करो, हमको ही प्रेरणा मिलती है। आत्मविश्वास के साथ प्रेरित किया है, जब मुझे एहसास है कि मैं बाकी सभी की तरह मेरा भी स्थान लिया जा सकता है और मैं आपसे अच्छा कार्य करने की आशा नहीं कर सकता, जैसे कि मैंने आपको समझा है कि आप मेरे कार्य में निरंतर चलाते हुए उसे पूरा करेंगे। फ्रायर और यूंग 1974 पृष्ठ 227। इस प्रकार फ्रायड ने यूंग के अपना अकादमिक उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया, लेकिन धीरे धीरे व्यक्तिगत होने के साथ साथ दोनों के मध्य सैद्धांतिक मतभेद दूर होने लगे। वर्ष 1913 में उनके पत्राचार और संबंध समाप्त हो गए। बाद में यूंग ने अपने स्वयं के स्कूल की स्थापना की, जिसे विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा। निम्नलिखित अनुभव में हम यूंग के विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर योगदान और को रेखांकित करेंगे। मन की संरचना। मन की संरचना में है, मतलब अभी हम लोग यूंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि उन्होंने कैसे कैसे अपने विचार रखे, तो उनके मन की संरचना क्या कहती है। तो हम लोग अब इस पे देखो, व्यक्तिगत के लिए यूंग ने दृष्टिकोण फ्रायड से दृष्टिकोण से अलग था। व्यक्तित्व के लिए, व्यक्तिगत के लिए नहीं, सॉरी, अलग था, क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्य के रूप में कल्पनाओं और सपनों को के निर्माण की व्याख्या करना था, जो प्रतीकों और विषय को अनुसरण करते थे, जो किसी व्यक्तियों के अनुभव से अधिक था। इस प्रकार व्यक्तित्व के 3 प्रमुख क्षेत्रों को विभाजित किया गया: चेतन, अह, व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन। ये तीनों तुम्हें पढ़ लेना, अगर पढ़ने का मन हो तो। ये सब पूछेगा नहीं, कभी पूछेगा तो कार्ल यूंग के बारे में डायरेक्ट पूछेगा। घात पर प्रारूप भी नहीं पूछने वाला है। घात प्रारूप और समक्रियता हो सकता है पूछ पूछ ले, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। ऐसे एग्जाम इंपॉर्टेंट वीडियो में सब चीज़ कवर अप होगा। तो घात प्रारूप तनाव के समय अपनी उपस्थिति बनाए रख सकते हैं, भले ही व्यक्ति को चेतन रखते हुए, और जिस चीज़ पर पेंसिल चला दे वो चीज़ जरूरी नहीं वो इंपॉर्टेंट हो जाए, वो तो अपने लाइन ना खो दे इसलिए चलाते हैं। घात प्रारूप तनाव के लिए के समय में अपनी उपस्थिति बनाए रख सकता है, भले ही व्यक्ति को चेतन में रखते हुए तनाव महसूस ना हो। इसके अलावा यूंग ने सुझाव दिया कि घात
प्रारूप कार्य कारण से भी ऊंचा जा सकता है। इसमें प्रस्तावित किया गया कि कुछ घटनाएं कारण और प्रभाव के बजाय अर्थ से संबंधित होती है। इन घटनाओं को सार्थक संयोग कहा जा सकता है। इस सिद्धांत में समक्रमिता कहा गया। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति बिना किसी हाल के संपर्क किसी अपने सगे संबंधी का स्वप्न नहीं देख सकता है। समझ रहे हो? मतलब तुम उसके बारे में सपना कैसे देखोगे जिसको तुम मिले ही नहीं हो, मानी बात है। तथा अगले दिन उनकी मृत्यु की खबर प्राप्त कर सकता है। समझे? दो घटनाएं स्वप्न और संबंधी की मृत्यु के कारण असंबंधित है, क्योंकि वह अपने रिश्तेदार की मृत्यु के कारण नहीं था, लेकिन वह सार्थक समानता के माध्यम से संबंधित था। अव्यक्ति और कार्य मनोवैज्ञानिक प्रकार। तो ये सब में हो सकता है पूछ ले कुछ भी। अव्यक्ति और कार्य व्यक्ति के दोनों व्यक्ति बहिर्मुखता यार वो होती है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट है। अंतर्मुखता इंट्रोवर्ट कहलाती है, बहिर्मुखता एक्सट्रोवर्ट कहलाती है। यहाँ तक हमें यही पता है। सही प्रतिष्ठित है। बहिर्मुखता की अभिव्यक्ति बाहरी दुनिया की ओर होती है। वह इनमें वस्तुनिष्ठा और आत्मनिष्ठा अधिक होती है। इसका मतलब शायद सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। दोनों में अभिव्यक्तियाँ व्यक्ति में मौजूद रहती है, परंतु यह आमतौर पर एक पर हावी और चेतन है, जबकि दूसरा अचेतन है। हटाओ यार, इसे नहीं पूछेगा, हमें पक्का यकीन है बकवास कर रहा है सब। और तुल्यता और इंद्रियों का नियम, ये भी नहीं पूछेगा। व्यक्तित्व विकास पूछ सकता है। यूंग द्वारा व्यक्तित्व विकास के परिक्षेप में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं और व्यक्तिकरण एवं उत्कृष्ट कार्य की चर्चा हुई। उन्होंने व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं को 4 मूल अवस्थाओं में विभाजित किया: बाल अवस्था, युवावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। जैसे कि हम लोग के हिंदुइज्म में भी है। क्या होती है पहले होती है बाल अवस्था, फिर होती है क्या होती है फिर युवा अवस्था। इसमें क्या है? हाँ, वही चीज है। वानप्रस्थ, जीव और क्या होता है, ऐसे करके 4 जो होता है जीवन शैली, फिर आखिरी में संन्यास। पहला होता है गृहस्थ, ऐसे करके जो होता है, हमें याद नहीं आ रहा है अभी ठीक से। विभाजित किया उन्होंने मध्यम आयु जीवन यानी छमाही के मध्य के जीवन पर अधिक बल दिया। क्या? मध्यम आयु जीवन, मध्यम आयु या जीवन की दूसरी छमाही, मध्य जीवन। क्या बकवास है, पर अधिक बल दिया। इस स्तर पर उनका मानना था कि व्यक्ति के पास व्यक्तित्व के एक मुख्य लक्ष्य को पूरा करने का पर्याप्त अवसर होता है। आत्मबोध जैसी कोई चीज नहीं होती, जैसा कि बहुत लोग मानते हैं। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े थे, व्यक्तित्व अपने मूल रूप से एक संपूर्ण व्यक्ति या व्यक्ति बनने की प्रक्रिया का संदर्भित करता है। उत्कृष्ट कार्य सामान्य विकास पर जाने और समरसता में व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के साथ लाने के लिए जाना जाता है। इस प्रकार यहाँ तक कि चेतन और अचेतन सामग्री एकीकृत करता है। मनोवैज्ञानिक और मनोग्रंथियों मानसिक ऊर्जा जैसी अवधारणाओं की आलोचना की गई है, लेकिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में यूं का प्रभाव का कोई भी नहीं नकार सकता, मानी बात है। और न ही इस हद तक कि उन्होंने कई सिद्धांतवादी और सैद्धांतिक अवधारणाओं को प्रेरित किया, जो हमारे लिए क्षेत्र और एक नए पक्ष को देना है। अल्फ्रेड एडलर, मानी बातें बुक में दिया तो इम्पोर्टेंट है, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि एग्जाम में आ जाए। अल्फ्रेड एडलर एक प्राथमिक प्रशिक्षण चिकित्सा क्षेत्र में हुआ था। प्राथमिक प्रशिक्षण अच्छा ठीक है हुआ था। इस प्रकार उन्होंने मनोचिकित्सा के क्षेत्र में अभ्यास किया। अच्छा ठीक है। उन्होंने असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में अहम योगदान दिया और इसके क्षेत्र में विस्तार करने के लिए सामान्य व्यक्तित्व को शामिल करने की पूर्व तंत्रिका ताल का सिद्धांत तैयार किया। फ्रायड के सिद्धांत के विपरीत एल्डर के सिद्धांत के व्यवहार की गतिशीलता को यौन प्रवीण की भूमिका कम कर दिया। इसके बजाय उन्होंने कहा कि मनुष्य मुख्य रूप से सामाजिक है और यौन प्राणी नहीं है। इस प्रकार वह सामाजिक हित से प्रेरित है और एल्डर ने व्यक्तिगत मनोविज्ञान आकार देने वाली अवस्थाएं निम्नलिखित है: हीनता, श्रेष्ठता और ये सब भी यही है क्या? आक्रामकता, प्रमोद,
प्रमोद नहीं, प्रमोद तो बगल वाले का नाम है। पुरुषोचित विरोध और श्रेष्ठता का प्रयास। कल्पित लक्ष्य, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सामाजिक अभिरुचि कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जीवन शैली कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सृजनात्मक शक्ति कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जन्म क्रम, ये देख लो तुम लोग, हो सकता है कोई पूछ ले तो तुम ऐसे भी नॉलेज में भी रहना चाहिए। एल्डर के एक अन्य विख्यात अवधारणा है कि शिशु का जन्म क्रम व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने 4 प्रकार के जन्म क्रमों की व्याख्या की। प्रथम जन्म क्रम में शिशु जब तक पसंदीदा जीवन में आता है, जब तक उसके बाद आने वाले भाई बहन का जन्म नहीं होता है। बकवास लाइन लिखी है। अतः ऐसा बालक यह सीखता है कि माँ बहुत व्यस्त है और अलगाव के लिए खुद को प्रशिक्षित करती है। वे किसी स्नेह के बिना अकेले एवं स्वतंत्र रूप से जीवन जीना सीख सकते हैं। एक अच्छा व स्वस्थ परिणाम यह होगा कि परिवार में छोटे बच्चे के प्रति माता पिता उनके ध्यान में रहे और इसी के प्रकार मददगार बने। ये सब ना वेस्टर्न थ्योरी है, इंडियन ऐसी नहीं होती है। ठीक है, फिर द्वितीय एग्जाम में शिशु की कैसे दुनिया में जन्मा या माँ पहले से ही बटा हुआ है, परंतु इसके पसंदीदा अस्तित्व को आनंद पूर्वक जीता है, क्योंकि वो समझता है कि उनके पास श्रेष्ठ भाई बहन के रूप में निर्देशित करने वाला कोई है। वे आमतौर पर उपलब्धि उन्मुख होते हैं। विजेता को अगुआ और आगे निकलने की प्रत्यक्ष पर यह तक कि भाई बहन के साधनों का उपयोग करते हैं। हाँ, छोटे भाई बड़े भाई की किताब पढ़ के पास हो जाते हैं। सबसे छोटा शिशु, प्रत्येक सफल शिशु अपने से पहले वाले राजगद्दी या स्तंभ से हटा देता है, परंतु बाद वाला शिशु उसके पारिवारिक लाड प्यार का वंचित नहीं किया जा सकता। परंतु समझ क्या बकवास बकवास लिखा है, एक माँ शिशु, ये सब तो करे करेन हानि, छोड़ देना यार, मत पढ़ना, बर्बाद चीज है। केरेन हानि, ये एक लेडीज है, नाम सुनने में जेंट्स जैसा लग रहा है। सो हानि 1923 के बाद, सोचो 1923 के बाद शोध पत्रों की एक श्रृंखला प्रकाशित की और फ्राइड की पारंपरिक मनोविश्लेषणवादी विचार रखते हुए मनोविज्ञान के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। एल्डर की बातें, उन्हें यह लगा कि लोगों के मध्य फ्राइड के संबंधों की अनदेखी से उन्हें केवल यौन प्रेरणा और दंड के दोषपूर्ण पर बल दिया गया था। हमें तो नहीं लगता है इम्पोर्टेंट है, ऐसे भी ये पढ़ लो बस पूरा सिद्धांतों। हाँ, बल दिया गया था। इस प्रकार उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक ताकतों पर बल देने के लिए मनोविश्लेषण और मूल सिद्धांतों को समझाया। फ्रायड के साथ एक बड़ी असहमति जो थी वह लिम्बोर्डो सिद्धांत विशेष के रूप में लिंग ईर्ष्या की अवधारणा पर थी। फ्रायड ने लिंग ईर्ष्या के माध्यम से स्त्रियों की हिंसा और भावनाओं को समझाया, लेकिन हार्डी ने इस व्याख्या को पक्षपाती और तंत्रिका तापी महिलाओं के आधारित पाया। उन्होंने मुख्य योगदान नीचे सूचीबद्ध किया। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ लेना, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम अगर कहीं भी देखो मनस्पाती आवश्यकता है, मनस्पाती, और यह है चिंता को कम करने का प्रयास करना। इधर आ गया एरिक एरिक्सन। चलो हम लोग इनको देखते हैं क्या है ये। एरिक एरिक्सन मनोविश्लेषण के रूप में प्रशिक्षित थे। उन्होंने फ्रायड की प्रवृत्ति और व्यापक रूप से कार्य किया और साथ ही साथ मनोविज्ञान पहलुओं पर भी विचार किया। फ्रायड ने मानव व्यवहार के उपहा, आईडी, ईगो और परा सुपर ईगो के जैविक प्रमोद के बीच टकराव का परिणाम बताया, जबकि एरिक्सन, यहाँ एरिक्सन अलग लिखा है, यहाँ एरिक्सन अलग लिखा है। बहुत बढ़िया। एरिक्सन जैसे मनोवैज्ञानिक ने माना कि व्यवहार उपाह, अह और परह और बाहर मौजूद सामाजिक दुनिया के मध्य बातचीत का एक उत्साह है। उन्होंने उपहा और परह के से अधिक अह पर बल दिया और माना कि अह में सार्थक और अनुकूल तरीके से अनुभव एवं कार्यों के एकजुट करने की क्षमता है। उन्होंने मूल समस्या को निर्धारित करने के लिए पहचाना कि कैसे एक व्यक्ति अपने सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों को समायोजित करता है और अपने जीवन के जैविक और सामाजिक जीवों द्वारा उत्पन्न संकटों के प्रतिक्रिया के रूप में बच्चे का और स्वदेशी मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, जो होता है ईगो का छोटा रूप। को एक स्वदेशी समझ लो, एटीट्यूड होता है। नहीं, एटीट्यूड नहीं समझ सकते, अनुक्रम में परिपक्व होता है। एक नया जीवन प्रारंभिक रूप से अपरिभाषित अस्तित्व के बाहर विकसित होता है तथा इनमें जीवों
के सभी अंगों का एक कम क्रम से विकसित करने की क्षमता होती है। एरिक्सन ने 8 अवस्थाओं के साथ अहम विकास के सिद्धांत की अवधारणा विकसित की और प्रत्येक अवस्था के कुछ मूल विशेषताओं को साझा किया। वे निम्न हैं, तुम्हें पढ़ लेना, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं तो हम क्यों पढ़ के बताए तुमको। और इधर दिया है वो अवस्था है जीवन चक्र, यही है ना यार 8, यही तो है 8। जीवन चक्र मनुष्य सामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं। हेडिंग पढ़ लिया जाए हम लोग। विश्वास बनाम अविश्वास, मौखिक। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, ठीक है। पहल शक्ति बनाम दूषिता और परिश्रम बनाम हीनता। ये 4 हेडिंग हो गई, 4 इधर है हम लोग, ठीक है। पहचान बनाम भूमिका, क्या है, विभ्रांति। घनिष्ठता बनाम अलगाव। और नेक्स्ट है जनान तम जननात्मकता बनाम स्थिरता। और 8वां है अहम संपूर्णता बनाम निराशा। ये मत समझना हम हकलाते हैं, इसका मतलब हम तोतले होते हैं। वो मोबाइल से पढ़ने लग जाते हैं ना तो उसमें दिखता थोड़ा सही से नहीं है, क्योंकि ऊपर लाइट लगी रहती है ना उसके, तो उसमें उसकी शैडो पड़ती है ना, तो हमें इल्यूजन टाइप का बनने लग जाता है कि शब्द 2 बार कैसे दिख रहा है हमको। तो हम कोशिश करते हैं कि बुक में से पढ़े, पर मोबाइल इतने सामने रखा रहता है कि उसमें से भी पढ़ने लग जाता है बीच बीच में से। सो हैरिस टैग सुल्लीवान, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। व्यक्तित्व की गति की, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अंतर्व्यक्तित्व, क्योंकि क्यों तुम कभी नेट खपाए और उतना भी खपाए अपलोड करने में, तो अंतर्व्यक्तित्व स्थितियों में प्रोटोटाइप के रूप में पोषण, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आत्म का मानवीकरण और विकासात्मक यूं, तो ये भी कोई नहीं है। एरिक फ्रोम, कोई इम्पोर्टेंट तो ऐसे है नहीं लेकिन पढ़ लेते हैं। फ्राइड के लिए मनुष्य के समाजों के साथ संबंध स्थिर है, लेकिन फ्रोम का मानना था कि यह लगातार बदल रहा है। और फ्रोम ने फ्राइड के विचारों और सामाजिक सिद्धांतों और कार्ल मार्क्स के दर्शन को संयुक्त रूप से दर्शाया। अब ये चीज़ तुम लोग को याद रखोगे कि इतने किसने क्या बताया था, जो ये दर्शाया, ठीक है, व्यक्तित्व के प्रकार और उनकी नज़र में, इनकी नज़र में, फ्रोम की नज़र में। सो गाइस, वीडियो पहले लंबा हो चुका है और चैप्टर भी खत्म होने को आ गया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अब पार्ट 4 स्टार्ट हो गया, लेकिन हम लोग को उससे क्या लेना देना, हम लोग तो अपना नेक्स्ट यूनिट ही कवर करेंगे, व्यवहारवाद। सो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। वीडियो लंबा हो गया है तो कमेंट जरूर करना, कुछ समझ में आया हो या ना आया हो जैसा भी हो बता देना। और गाइस, वीडियो को लाइक कर देना और सारे के सारे लेक्चर्स जरूर देखना अच्छे से अच्छे नंबर पाने के लिए। और अगर लेक्चर मिस भी करते हो तो एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर देखना, जिससे अधिक से अधिक तुम लोग के दिमाग में जाए। टाटा बाय बाय।